हाँ बच्चों, आज इस टॉपिक का 14 लेक्चर है और इसमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट बताया था। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ये आपको मालूम है कि अनुनाद के लिए क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है और ओमेगा एल ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC या ओमेगा बराबर 2πf इक्वल टू 1/√LC, तो एफ इक्वल टू 1/2π 1/LC हो। और ये आपको क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषता क्या होती है कि प्रेरकत्व यल तथा धारिता सी के सिरों के बीच जो उपलब्ध विभवांतर होगा परिपथ पर आरोपित विभवांतर से कहीं अधिक होता है। यानी यहाँ पे वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया तो प्रेरकत्व और धारिता में 100 से ज़्यादा वोल्ट जो है विभवांतर प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसका उपयोग क्या कहते हैं, उपयोग वोल्टेज प्रवर्धन में किया जाता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ से वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है, अतः इसे वोल्टेज अनुनादी भी कहते हैं। अब देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। एक तो इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी और धारा आई एक ही कला में होते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है Z बराबर R। क्यों? क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है जो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है, प्रेरकत्व यल और धारिता सी के बीच उपलब्ध विभवांतर परिपथ पर आरोपित विभवांतर से कहीं अधिक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, परिपथ के प्रतिरोध का उसकी अनुनादी आवृत्ति FR इक्वल टू 1/2π√1/LC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपयोग क्या है? इसका उपयोग है एक तो रेडियोग्राही में, रेडियो रिसीवर के रूप में, और दूसरा वोल्टेज प्रवर्धन के लिए। तो दो इसमें एप्लीकेशन है इसके। तो इस तरह से अब आगे हम देखिए पढ़ेंगे अगला आर्टिकल है अर्ध सामर्थ्य बिंद, बैंड चौड़ाई तथा गुणवत्ता गुणांक, हाफ पावर पॉइंट, बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। तीन चीजें, हाफ पावर पॉइंट, बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। देखिए आपने देखा पावर अगर यल या सी है तो P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर 1/2 B0 I0 cos फाई। और I0 किसके बराबर होता है, B0/Z। Z क्या है, प्रतिबाधा है। तो ये कितना हो जाएगा LCR परिपथ में, ऊपर B0 और Z के जगह R² प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई बराबर होता है R/Z। cos फाई इक्वल टू R/Z। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/Z, वही वैल्यू आ जाएगी R² प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर और इसका रूट। अब अगर W 0 की ओर अप्रोच करता है तो ओमेगा किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की ओर। तब स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई सामर्थ्य P किधर अप्रोच होगा, टुवर्ड 0। अर्थात बहुत उच्च और बहुत निम्न आवृत्तियों पर परिपथ को दी गई सामर्थ्य महत्तम होगी। यानी P कितना होगा, P मैक्सिमम। अब P बराबर क्या होता है, हाफ B0 इंटू R0 और cos फाई में I0 था, cos फाई का मान रख दीजिए। I0 देखिए ऊपर निकाला है और फिर cos फाई निकाला है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हाफ B0 और ये I0 हो गया
B0 अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर और इंटू ये कॉस फाई, ये हो जाएगा आर अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब देखिए दो चीजें रूट में हो गई तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा B0 और इंटू B0, ये P बराबर हाफ B0 स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों रूट में था तो गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। अनुनाद पर अनुनादी कंडीशन होगी तो वहां पे ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी हो जाएगा, अर्थात ओमेगा बराबर ओमेगा 0 बराबर 1 अपान रूट एल सी, तथा समीकरण सेकंड का हर न्यूनतम है। इस प्रकार एलसीआर परिपथ को दी गई सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा P मैक्सिमम। तो P मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दिस वन इज हाफ V0 स्क्वायर अपान R, क्योंकि जब ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बराबर होगा तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हट जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, उसका रूट क्या होगा, आर हो जाएगा। तो इस तरह से P मैक्सिमम हो जाएगा हाफ B0 अपान आर। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड और थर्ड, सेकंड में क्या है P और थर्ड में P मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा P अपान P मैक्सिमम, और इसमें देखिए B0 स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा R, और ये R ऊपर आ जाएगा तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये रेशियो हुआ। तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू P मैक्सिमम ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, या P ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा एल और माइनस 1 अपान ओमेगा सी ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जब होगा तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू प्लस माइनस आर, या इसको लिख सकते हैं दो इक्वेशन बन जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपान एल सी इक्वल टू प्लस माइनस आर अपान एल ओमेगा हो जाएगा ये इस तरह से। और लेकिन ओमेगा 0 कितना, 1 अपान रूट एल सी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस आर अपान एल और ओमेगा हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस आर अपान एल ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आर अपान एल ओमेगा माइनस ओमेगा 0, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, दो रूट आ जाएंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसमें प्रत्येक समीकरण के दो मूल हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्योंकि ओमेगा कभी भी न्यूनतम नहीं होगा हो सकता, अतः केवल धन मूल ही लेंगे, यानी ओमेगा 1 क्या लिखेंगे, आर अपान 2l प्लस रूट ऑफ आर अपान 2l स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये क्या ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, आर अपान 2l प्लस रूट ऑफ आर अपान 2l का स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो बैंड चौड़ाई क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो बैंड चौड़ाई मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसमें देखिए बाकी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आर बाई एल बचेगा, तो ये हो जाएगा आर बाई एल क्या है, बैंड चौड़ाई, डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाई एल। क्यू फैक्टर, क्यू गुणांक, क्यू गुणांक क्या होता है, अनुनाद की तीक्ष्णता जो होती ये गुणात्मक रूप से एक विमाहीन राशि संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे क्या कहें क्यू गुणांक कहते हैं अथवा गुणवत्ता गुणांक कहते हैं, और इसे हम डिनोट करने के लिए क्यू गुणांक किसके बराबर होता है, अनुनादी आवृत्ति दैट इज ओमेगा 0 अपान बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा, और अनुनादी आवृत्ति क्या होता है W0 इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी,
और बैंड चौड़ाई R/L, तो ये वैल्यू रख दो तो Q बराबर क्या आ जाएगा 1/R√1/LC। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है LC परिपथ में वैद्युत दोलन। LC परिपथ में वैद्युत दोलन, LC परिपथ में वैद्युत दोलन क्या होता है? देखिए अगर हम देखिए ये फिगर देखिएगा, इसमें एक सेल जुड़ा है, एक धारिता कैपेसिटर है और दूसरा प्रेरकत्व है L। अब क्या करेंगे इसको, और ये इधर स्विच जुड़ा हुआ है, स्विच, और स्विच को हम A से भी जोड़ सकते हैं, B से भी जोड़ सकते हैं। जब A से जोड़ेंगे तो संधारित्र क्या होगी, आवेशित होने लगेगी। स्विच को A पॉइंट से जोड़ दिया गया तो इस जोड़ने पर संधारित्र क्या होगी, आवेशित होने लगेगी, क्योंकि सेल लगा हुआ ऊपर। जब सेल पूर्ण रूप से संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगी तो इसमें धारा बहना रुक जाएगी। भाई पहले आवेशित होने सेल से चार्ज लेगा, आवेशित हो जाएगा, और जब तक इसकी ऊर्जा U बराबर हाफ CV या Q0²/2C ना हो जाए, संधारित्र की ऊर्जा हाफ CV² या हाफ Q0²/C होती है। तो जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए तो अब इस संधारित्र को किससे जोड़ दीजिए, B पॉइंट से जोड़ दीजिए। तो अब संधारित्र चार्ज है, अब इसमें संधारित्र क्या होगा, निरावेशित होने लगेगा। प्रेरकत्व में मतलब इसमें धारा बहने लगेगी। जब डिस्चार्ज होगा तो करंट बहेगी, और जब ये पूर्ण रूप से प्रेरकत्व आवेशित हो जाएगा तो संधारित्र की समस्त ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, U बराबर हाफ Q0²/C। ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रेरकत्व की ऊर्जा में, और प्रेरकत्व की ऊर्जा कितनी होती है, हाफ Li0²। अच्छा, जब आपने पढ़ा है स्वप्रेरण में कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर धारा का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होगी, और कम करने पर हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि जब पहले तो संधारित्र को आवेशित कर देंगे, संधारित्र आवेशित हो जाएगा सेल के द्वारा, और फिर ये डिस्चार्ज होने लगेगा किसमें, कुंडली में। तो इस तरह से कुंडली में धारा बहने लगेगी। और आपने पढ़ा है कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहने लगती है। धारा जब बढ़ेगी तब प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होगी, और जब कम होगी तो धारा उसी दिशा में रहेगी। तो इस तरह से धारा शून्य नहीं हो पाती, बल्कि फिर ये विपरीत दिशा में बहने लगती है। फिर विपरीत दिशा में बहेगी तो संधारित्र चार्ज होने लगेगा, फिर वो पूरा चार्ज हो जाएगा, फिर वो डिस्चार्ज होने लगेगा। ये 3 फिगर दिखाए गए हैं।
एक में देखिए संधारित्र, ये चार्ज है प्लस प्लस एक तरफ, माइनस दूसरी तरफ है, प्लेट जो है इसका। दूसरे डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज खत्म हो गया। तीसरे में फिर संधारित्र चार्ज होने लगा, लेकिन इसकी दिशा बदल गई, मतलब धारा प्लेट जो है पॉजिटिव इधर वाला हो गया, निगेटिव इस तरह से आवेश का यानी वैद्युत दोलन परिपथ में होते रहेंगे। एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन होता रहेगा। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। तो इस एलसी सर्किट में धारा आपने देखा कि शून्य नहीं होती, शून्य से बढ़ती है। तो धारा मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, इस तरह से ये चार्ज डिस्चार्ज होते रहेंगे। मतलब कौन कौन? संधारित्र और प्रेरकत्व। अब इसमें अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? अनुनाद की अगर एक्सएल बराबर एक्सी है तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, लेकिन शून्य हो नहीं सकता है, कि अगर शून्य ना हो तो धारा अनंत काल तक बहती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए धारा का मान धीरे धीरे आयाम कम होता जाता है, और उसको कहते हैं ऑसिलेटरी करंट, डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट। ये फिगर बना हुआ है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये एफ बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ 1/LC, या एफ बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ 1/C/L। तो वैद्युत परिपथ में वैद्युत दोलन अनंत काल तक नहीं होते, क्योंकि परिपथ में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिस कारण ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होती रहती है, जिससे दोलनों का आयाम घटता जाता है तथा अंत में शून्य हो जाता है। ऐसी दोलनी धारा को अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। तो ये फिगर है उसका। अब उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, जनित्र जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी करंट के लिए एसी जनरेटर, डीसी के लिए डीसी जनरेटर होता है। सिद्धांत इसका इस कार्य पे, जो इसका सिद्धांत है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। और प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती डायनमो का उपयोग होता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें देखिए सिद्धांत क्या है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे कारण कुंडली में प्रेरित धारा, मतलब धारा प्रेरित हो जाती है। रचना देखिए, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है लौह चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, और तीसरा पार्ट है इसका ये, इसमें देखिए कुंडली। पहले तो क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक, या इसको क्या कहते हैं? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट में ये 2 मैग्नेट है, एन और एस, और इसके बीच में एक कुंडली रखी हुई है, और ये चुंबक का एन पोल है, दूसरा एस पोल है। बल रेखाएं चुंबक के एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती। आर्मेचर है दूसरा पार्ट। आर्मेचर में चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तांबों की एक कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। और ये आर्मेचर कुंडली, तो अब जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली गति करती है, इसमें देखिए सर्पी वलय बना होता है, सर्पी वलय है, और ये कुंडली घूमती रहती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक तरह से इस प्रेरण के कारण हमको धारा लगातार प्राप्त होती रहती है। तो इसका ये सिद्धांत है प्रत्यावर्ती धारा जनित या जनरेटर। इसको आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो आज इतना तक ही। अब अगला लेक्चर बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है।